में जहां हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देश में चीनी बीमारी के संक्रमित लोगों के आंकड़े जान लेते हैं। और पिछले 24 घंटे में 23,135 मरीज बढ़े हैं। देश में अब तक 7,44,000 केसेस हो चुके हैं और देश में अब तक 20,653 मौतें हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ आज देखेंगे देश में चीनी बीमारी के बाद अब आया दूसरा सबसे बड़ा संकट। लोग हो रहे हैं परेशान और यहाँ से भागे 1600 चीनी बीमारी के मरीज। देख ले कभी आप भी ना हो जाएं इनके शिकार। साथ ही साथ स्कूलों के लिए आया सरकार का ये बड़ा ऐलान। आगे देखेंगे चीनी बीमारी किन के लिए है ज्यादा खतरनाक और कौन इससे बच पाएगा, जानिए। और रेलवे का एक नया फैसला, सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। देखिए उन ट्रेनों की लिस्ट और इन राज्यों में होने वाली है भारी बारिश। जानिए आपके राज्य का हाल। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी जान लें उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। देश में चीनी बीमारी के बाद अब आया दूसरा संकट। लोग हो रहे हैं परेशान। जी हां दोस्तों, भारत में जहां एक और वायरस का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ टिड्डी दल किसानों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। इसके चलते किसानों के लिए बड़ा संकट पैदा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन के जून में नई एडवाइजरी जारी की है और जुलाई के मध्य में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आने वाले टिड्डी दल भी भारत आएंगे। इसे देखते हुए पूरे जुलाई में भारत समेत सूडान, इथोपिया, सोमालिया और पाकिस्तान के हमले को लेकर हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। आपकी सूचना के लिए बता दें कि भारत सरकार के पूर्व एडवाइजर एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील ने बताया कि अगर लगातार फिर से टिड्डी दल ऐसे ही हमला करता है तो इसे टिड्डी महामारी बताया जाएगा। अब जाने खुले में घूम रहे 1600 चीनी वायरस के मरीज, सरकार तक को कोई भनक नहीं। दोस्तों, महामारी के बढ़ते मामले फरीदाबाद के लिए बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। फरीदाबाद में 1600 से ज्यादा चीनी वायरस के मरीज ऐसे हैं जो सरेआम बाजार में, ऑफिसों में और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास उनकी कोई सूचना नहीं है। दरअसल ये वो मरीज है जिन्होंने अपना टेस्ट सरकारी और निजी लैब पर करवाया, लेकिन टेस्ट कराते समय जो सूचना स्वास्थ्य विभाग या लैब को मुहैया करवाई थी वो सूचना पूरी तरह गलत थी, जैसा कि घर का पता या मोबाइल नंबर। अब जब इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो जिला प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में चीनी वायरस के पीड़ित शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और लोगों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बने हुए हैं। डीसी कमिश्नर ने साफ तौर पर प्राइवेट लैब को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अब इस मामले में कोई लापरवाही बरती गई तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, पढ़ाई को लेकर दिए अब ये निर्देश। दोस्तों, महामारी के चलते भारत में पिछले 4 महीने से स्कूल और कॉलेज बंद है, तो सभी राज्य सरकारें पढ़ाई के अलग अलग तरीके अपनाने में जुटी हैं। ऐसी ही एक बड़ी पहल दिल्ली सरकार ने भी की है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचिंग लर्निंग योजना शुरू की है। हालांकि इसे लागू करने को लेकर एक बार फिर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को चेताया है। दिल्ली सरकार ने टीचिंग लर्निंग प्लान को लेकर 2 जुलाई को दिशा निर्देश लागू कर दिए थे। इसके तहत गेस्ट टीचर्स को भी इस योजना में शामिल करने को कहा गया था, लेकिन अब ऐसा ना होते देख शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, मेरी जानकारी में ये बात सामने आई है कि 2 जुलाई को स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद कई स्कूलों में टीचिंग लर्निंग योजना लागू करने में गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स को शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्कूल सभी गेस्ट टीचर्स व कॉन्ट्रैक्ट के टीचर को इस योजना के साथ जोड़ें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए या नहीं? यस या नो में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है मौसम विभाग का हाई अलर्ट। देश के इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना। उससे पहले जानिए चीनी बीमारी किन के लिए है ज्यादा खतरनाक और कौन है इससे सेफ। दोस्तों, महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन लोगों को चेताया है जो पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। चीनी वायरस को लेकर चिंतित अस्थमा के मरीज कुछ एहतियाती कदम उठा सकते हैं। इसमें डॉक्टर द्वारा सुझाए गए इनहेलर का इस्तेमाल भी शामिल है। इससे महामारी सहित किसी वायरस किसी वजह से पड़ने वाले अस्थमा के दौरे का खतरा भी कम होता है और साथ ही बच्चों का भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि जिन बच्चों को फेफड़े की बीमारी है या फिर अस्थमा है उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मामलों में चीनी वायरस हमला कर सकता है। बच्चों की इम्यूनिटी कम होने से चीनी बीमारी की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने महामारी संबंधी अपने निर्देशों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा भी सभी स्कूलें बंद हैं। हालांकि कई स्कूल इस दौरान ऑनलाइन क्लासों को संचालित कर रहे हैं। अब जानिए दोस्तों, रेलवे का नया फैसला, सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। देखिए उन ट्रेनों की लिस्ट। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा और दिल्ली
मुंबई और अहमदाबाद स्थित चीनी वायरस के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष ट्रेन अब सप्ताह में केवल एक बार चलेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रशासन ने भारतीय रेलवे से हॉटस्पॉट क्षेत्रों से ट्रेन की संख्या को कम करने का आग्रह किया था, क्योंकि राज्य में मरीजों की संख्या पिछले एक सप्ताह में लगभग हर दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। और दक्षिण पूर्व रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि दैनिक ट्रेनों के बजाय हर सप्ताह केवल हावड़ा और अहमदाबाद के बीच एक ही ट्रेन चलेगी। हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को 10 जुलाई से शुरू होगी, जबकि अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल 13 जुलाई से प्रत्येक सोमवार को रवाना होगी। अब जानिए मौसम विभाग का हाई अलर्ट, देश के इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना। दोस्तों, मौसम विभाग ने आज से मानसून की धीमी शुरुआत का अनुमान लगाया है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बरसात होने की संभावना है। इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। आज से पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के इस राज्य में चीनी बीमारी का एक भी केस नहीं। जानिए कैसे बचे ये संक्रमण से। उससे पहले जानिए, इस बैंक में है आपका अकाउंट तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा फायदा। खबर को जरूर सुन लें। दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने लोन की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। छोटी अवधि की MCLR दरें 0.05% से 0.1% तक घट गई है और अब SBI की दर घटकर 6.65% पर आ गई है। बैंक का दावा है कि मौजूदा समय में उनकी MCLR दरें देश में सबसे कम है। ये नई दरें 10 जुलाई से लागू होंगी। अब जानिए, यूपी में बिना मास्क बाहर निकलने पर बढ़ सकती है जुर्माना राशि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का विचार करने का कहा है। और सीएम योगी ने कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए मिले तो उस पर जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महामारी के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। और मुख्यमंत्री को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते वक्त ये बात आई। उन्होंने कहा कि लोगों को अवगत कराया जाए कि घर से बाहर अत्यंत आवश्यक होने पर ही निकले। इसी के साथ जानिए, भारत के इस राज्य में चीनी बीमारी का एक भी केस नहीं। जानिए कैसे बचे ये संक्रमण से। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय चीनी वायरस से परेशान है और भारत भी संक्रमण के मामले में अब तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत में अब तक 7 लाख लोगों को यह महामारी अपना शिकार बना चुकी है। लेकिन भारत का एक ऐसा भी प्रदेश है जहां अब तक एक भी व्यक्ति इस जानलेवा वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की, जहां अब तक चीनी वायरस से संक्रमित एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां महामारी का एक भी केस नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि चीनी वायरस फैलने के बाद उन्हीं लोगों को यहां वापस लौटने की इजाजत दी गई जो यहां के स्थायी नागरिक हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले उन्हें भी टेस्ट से गुजरना पड़ा और नेगेटिव पाए जाने के बाद ही लौटने की इजाजत दी गई। अब जानिए, नौकरी का एक अच्छा मौका। महाराष्ट्र में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी और साथ ही नागपुर जिले में काटोल स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में महिला बटालियन की भी स्थापना की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में पत्रकारों को बताया कि महामारी के संकट काल में पुलिसकर्मियों की भारी कमी महसूस की जा रही है। इसी वजह से आज ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बैठक भी हुई और इस बैठक में गृह विभाग की ओर से राज्य में 8,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव पेश किया गया था। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया है और अजीत पवार ने कहा कि इन पुलिसकर्मियों की भर्ती के बाद कोरोना के संकट काल में पुलिस बल को राहत मिल सकेगी। इस नौकरी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आगे देखेंगे दोस्तों, जापान में भारी बारिश और बाढ़, कम से कम 60 लोगों की हुई मौत। उससे पहले जानिए, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। रोज सिर्फ 7,000 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वैष्णो देवी के दर्शन शुरू हो सकेंगे। इसको लेकर श्राइन बोर्ड ने SOP तैयार कर ली है और प्रतिदिन 5 से 7,000 लोगों को दर्शन की अनुमति होगी। दर्शन के लिए कटरा आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और लॉकडाउन के बाद से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पर पाबंदी है। लेकिन रोज सुबह शाम पूजा हो रही है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में पुजारी सुदर्शन ने बताया कि इस समय सुबह 6 बजे और शाम में 7 बजे पूजा होती है। उन्होंने बताया कि 500 सालों में यह पहली बार हुआ कि दर्शन रोक दिया गया है, लेकिन जल्द ही वैष्णो देवी के दर्शन शुरू होने लग जाएंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं भी शुरू की जाएंगी। अब जानिए, WHO से अलग हुआ अमेरिका, दर्शन की अनुमति होगी। दर्शन के लिए कटरा आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और लॉकडाउन के बाद से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पर पाबंदी है। लेकिन रोज सुबह शाम पूजा हो रही है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में पुजारी सुदर्शन ने बताया कि इस समय सुबह 6 बजे और शाम में 7 बजे पूजा होती है। उन्होंने बताया कि 500 सालों में यह पहली बार हुआ कि दर्शन रोक दिया गया है, लेकिन जल्द ही वैष्णो देवी के दर्शन शुरू होने लग जाएंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं भी शुरू की जाएंगी।
अब जानिए WHO से अलग हुआ अमेरिका, ट्रंप सरकार ने भेजी आधिकारिक चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का सदस्य नहीं रहा। ये WHO और अन्य देशों के लिए जबरदस्त झटका हो सकता है। बताते चले कि ट्रंप सरकार ने चीनी वायरस मामले में आरोप लगाया था कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है और साथ ही अप्रैल महीने से अमेरिकी सरकार ने WHO को फंडिंग देना भी बंद कर दिया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भी भेज दिया है। 6 जुलाई 2021 के बाद अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा और अमेरिकी सेनेटर रॉबर्ट मेंडेज ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका द्वारा WHO से अलग होने संबंधी सूचना प्राप्त हुई है। ट्रंप सरकार के इस फैसले से अमेरिका बीमार और अकेला पड़ सकता है। अब जानिए, जापान में हुई भारी बारिश, बाढ़ में कम से कम 60 लोगों की मौत। दोस्तों, 8 जुलाई को लगातार बारिश के कारण जापान का दक्षिणी इलाका बाढ़ से जूझ रहा है और अब बुधवार से उत्तर पूर्वी जापान में भी भारी बारिश शुरू हो गई है। इससे यहाँ नदियां उफान पर है और भूसंकलन की घटनाएं सामने आई है। मकानों तथा सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है और पिछले कई दिनों में बाढ़ में कम से कम 58 लोग मारे गए हैं। NHK टेलीविजन में दिखाई गई तस्वीरों के अनुसार हिदा नदी उफान पर है और तट को तोड़ते हुए नदी के पास के राष्ट्रीय राजमार्ग को इसने क्षतिग्रस्त कर दिया। मध्य जापान के दूसरे क्षेत्र गेरो में नदी का पानी नदी के ऊपर बने पुल के ठीक नीचे पहुंच गया है। ताकायामा शहर में कई घर मिट्टी धंसने से तबाह हो गए। यहाँ पेड़ उखड़ गए, मलबा बिखरा हुआ है। यहाँ रहने वालों के बारे में तत्काल कुछ पता नहीं चल पाया है और देश भर में लगभग 36 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई थी। हालांकि अब जानिए, मोबाइल से खरीदी जा सकेगी टिकट, बदलने वाला है बस परिवहन का नियम। दोस्तों, चीनी वायरस संक्रमण के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए DTC की बसों में जल्द ही ई-टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। इस सिस्टम से यात्री न केवल बस में मोबाइल ऐप से टिकट खरीद सकेंगे बल्कि ई-टिकटिंग सिस्टम से ये भी पता चलेगा कि कब स्टॉप पर अगली बस आने वाली है। ये ऐप एक जानकारी भी मुहैया कराएगा कि आने वाली बस में इस समय कुल कितनी सवारियां होंगी। ये सिस्टम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है और यह सुविधा DTC की बसों के साथ साथ क्लस्टर स्कीम बसों में भी यात्रियों के लिए मुहैया होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और